हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 500 रुपी नोट्स वर्थ 88,000 करोड़ आर मिसिंग। तो सब कैसा हो गया है। पहले 2000 के नोट वापस लेने की बात करी आरबीआई ने, और अब ये न्यूज़ सामने आती है कि जो 500 रुपये के नोट हैं वो मिसिंग है, जिनकी वैल्यू कुछ 88,000 करोड़ है। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, तो ये मिसिंग है। तो ये मिसिंग कैसे हुआ और क्या चल रहा है और कैसे पता चला कि मिसिंग हो गया, उसके बारे में हम लोग इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में एक इकोनॉमी का क्वेश्चन देखेंगे जो PYQ है, और हम सबकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी उससे। तो मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से उसको, और उसका आंसर भी बताऊँगा वीडियो में। तो बने रहना लास्ट तक। चलो बढ़ते हैं आगे। तो 88,000 करोड़ का जो डिनोमिनेशन के जो रुपीज़ हैं, 500 रुपये के नोट, वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर मिसिंग चल रहे हैं। अब ये पता कैसे चला, तो एक एक्टिविस्ट हैं मनोरंजन रॉय, इन्होंने RTI फाइल किया। अब RTI क्या होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या होता है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट से हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो हमारे लिए यूज़फुल हो, तो हम लोग मांग सकते हैं बाय यूजिंग RTI एक्ट। तो हमें बस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक एप्लीकेशन भरना है, उसके बाद में हमको वो जो भी इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायरमेंट है जिसकी, वो हमें मिल जाएगी उस डिपार्टमेंट के थ्रू। लेकिन इसके साथ साथ में ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि डिफेंस, मिलिट्री या फिर सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हैम्पर कर सकती है इंडिया की, वो इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड नहीं करता है, इंडिया कभी प्रोवाइड नहीं करता है। तो मनोरंजन रॉय ने पूछा था कि भाई इतने मिलियंस ऑफ 8,810.65 मिलियन जो है 500 के नोट जो हैं वो प्रिंट हुए थे, लेकिन RBI के पास सिर्फ 7,260 नोट्स ही पहुँचे हैं 500 के। तो बाकी के नोट कहाँ चले गए। तो जब उन्होंने RTI फाइल किया तो पता चला कि 500 के नोट जो हैं वो मिसिंग हैं इकोनॉमी से, इंडियन इकोनॉमी में पहुँचे ही नहीं है। मतलब क्या होता है, नोट प्रिंट होते हैं। अब 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे 500 के नोट्स प्रिंट होते हैं। प्रिंट होकर RBI के पास जाते हैं, RBI उसको इंडियन इकोनॉमी के अंदर सप्लाई करता है। तो वो वहाँ से गायब हो गए, RBI तक पहुँचा ही नहीं, तो इंडियन इकोनॉमी में आया ही नहीं। तो वो पैसा गया कहाँ पे, तो ये क्वेश्चन चल रहा है अभी। तो ये बहुत ही टेंशन का इशू है। अब इसके बाद में जो जानने लायक हमारे लिए चीज़ है वो ये है कि ऐसे कौन से 3 बैंक्स हैं, कौन सी ऐसी 3 जगह हैं जहाँ पे 500 के जो नोट्स हैं वो प्रिंट होते हैं। तो फटाफट से उनके नाम देखते हैं, आप लोग चाहो तो इनको याद रख सकते हो। तो पहला है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण। तो यहाँ पे होता है पहली प्रिंटिंग बेंगलुरु के अंदर। उसके बाद में दूसरी जगह है करेंसी नोट प्रेस इन नासिक। दूसरी जो प्रिंटिंग होती है वो करेंसी नोट प्रेस नासिक के अंदर होती है। जो थर्ड जगह है वो है बैंक नोट प्रेस देवास MP के अंदर। तो ये 3 जगह है जहाँ पे 500 के जो नोट्स हैं वो प्रिंट होते हैं। और यहाँ से प्रिंट तो हुए 8,500 के आसपास नोट, लेकिन वहाँ पे पहुँचे कुछ 7,200 नोट्स ही। तो बाकी के नोट कहाँ चले गए, तो उनकी जो वैल्यूएशन है वो 88,000 करोड़ है। तो उसके बाद में RBI ने इसके ऊपर अपना जो है बयान दिया है। तो RBI ने बोला है न्यूज़ के अंदर, जब ये न्यूज़ बाहर निकली, जब जो एक्टिविस्ट है उन्होंने बताया ये सब कि इस तरीके से मिसिंग चल रही, तो RBI ने बताया कि ऐसी कोई भी मिसिंग नहीं हुई है। जो पैसा है वो सारा का सारा RBI के पास में है और इधर उधर नहीं हुआ है पैसा। लेकिन RBI ने तो ये बोल दिया कि पैसा इधर उधर नहीं हुआ है, क्योंकि जो एक जब RBI तक पैसा पहुंचता है तो वो एक पूरा चेन मैकेनिज्म होता है। चेन मैकेनिज्म होता है, तो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर पैसा ट्रांसफ़र होता है और RBI तक पहुंचता है। तो ऐसे के अंदर ये जो मैकेनिज्म RBI ने बिल्ड किया है ये बहुत ही रोबस्ट मैकेनिज्म है, और यहाँ से पैसा जो है वो चोरी नहीं हो सकता है, तो इस तरीके से गायब नहीं हो सकता। तो ये RBI ने बोला है। लेकिन अब बात ये है कि RBI ने इसके ऊपर कोई भी क्लैरिफिकेशन ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है कि भाई ये जो वैल्यू है पर्टिकुलर ये कहाँ से निकल के आई है ना। और RTI के ऊपर जो एक्टिविस्ट है उनको ये एग्जैक्ट अमाउंट 8,000 करोड़ का कैसे मिला। तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये थोड़ी सी परेशान करती हैं कि RBI को इसका आंसर करना चाहिए कि ये सब कहाँ से आया, कैसे हुआ। उसके बाद में
दूसरा कंसर्न ये है कि अगर ये पैसा गायब हुआ है तो वो किधर जा रहा है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और अलग अलग चीज़ों के अंदर उसका यूज़ हो सकता है, ब्लैक मनी और इन सब में। तो आरबीआई को इसको खुल के बताना चाहिए कि अगर गलती हुई है तो क्या हुई है। आप भी अपने पॉइंट्स जो हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। उसके बाद में रिसेंटली आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी, उसके अंदर ये पता चला है कि जो फेक नोट्स जो हैं उनकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। हाँ, आप लोग सही समझ रहे हो, मैं फर्जी वेब सीरीज़ से रिलेट कर रहा हूँ। जो हमने देखा था फेक नोट्स, जो आर्टिस्ट होता है वो काफ़ी सही फेक नोट्स बना लेता है, तो उसी तरीके से जो फेक नोट्स हैं 500 डिनोमिनेशन के, उनकी जो परसेंटेज है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। अब प्रेजेंट मतलब कि 2021-22 से अभी प्रेजेंट के अंदर 22-23 यानी एक साल के अंदर अंदर ये ऑलमोस्ट 14.4% जो है वो इंक्रीज़ हो गया। यानी फेक करेंसी बढ़ रही है मार्केट में। अब फेक करेंसी बढ़ने के बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनका हमारी करेंसी के अंदर जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा लोगों को, अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, पॉवर्टी होगी और अलग अलग चीज़ों की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। उसके बाद में फेक नोट्स मनी लॉन्ड्रिंग इन सब चीज़ों के अंदर यूज़ हो सकते हैं, टेररिज्म को फंड करने के लिए। तो इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आरबीआई को भी। उसके बाद में हम लोग लास्ट बढ़ते हैं हमारे पीवाईक्यू की तरफ। तो ये पीवाईक्यू है, तो मैं ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको फटाफट से, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इसको पढ़ो फटाफट से और इसका आंसर सोचो, क्योंकि हमको जो प्रीलिम्स में हर क्वेश्चन के लिए अप्रोक्स 1.3 मिनट्स ही मिल पाते हैं। तो 2 मिनट देता हूँ मैं, आप लोग इसको फटाफट से पढ़ो और इसका आंसर गैस करो और कमेंट बॉक्स के अंदर रिप्लाई करो। फिर इसका मैं आंसर बताऊंगा डिटेल में एक्सप्लेन करके। फटाफट से आप पढ़ो इस क्वेश्चन को, फिर हम लोग, और अगर आप चाहते हो तो रिकॉर्डिंग पॉज कर लो अगर किसी को थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए तो। फिर मैं आपको हर एक लाइन का, हर एक फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट का मतलब समझा के और फिर आंसर बताऊंगा क्या होगा। और जो कहते हैं ना कि एलिमिनेशन टेक्निक, उसका भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो चलो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है, अगर आप लोग चाहो तो इस वीडियो पॉज कर सकते हो। हम लोग ट्राई करेंगे कि 5 से 10 मिनट्स का ही वीडियो, शॉर्ट वीडियो, ताकि आप लोगों का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो पहला पॉइंट है इन्फ्लेशन। इफ़ इन्फ्लेशन इज़ टू हाई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। अभी किस बारे में, इंडियन इकोनॉमिक से है और करेक्ट स्टेटमेंट हमको गैस करना है। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होगा तो रिजर्व बैंक कभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो हैं उनको बाई नहीं करेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर आरबीआई बाई करता है तो मार्केट के अंदर जो है मनी पुश होगी। अब मनी पुश होगी तो इससे तो इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन है वो और बढ़ेगा। तो वैसे इन्फ्लेशन है तो इसके लिए आरबीआई कभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई नहीं करेगा, उल्टा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होंगी उनको आरबीआई सेल करेगा, बाई नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत हो गया हमारा, बाई नहीं करेगा, सेल करेगा। तो अगर हम फर्स्ट को एलिमिनेट करें तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, तो बचा हमारा 2 और 3। लेकिन 2 और 3 को भी हम छोड़ेंगे नहीं, हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों ये सही है। इफ़ रुपी इज़ रैपिडली डेप्रिशिएटिंग, आरबीआई इज़ लाइकली टू सेल डॉलर्स इन द मार्केट। अब रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर रहा है, रुपी जो है हमारा वो डेप्रिशिएट कर रहा है, तो आरबीआई ऐसे केस के अंदर डॉलर्स खरीदेगा मार्केट से। तो वो क्यों खरीदेगा, तो उसका रीज़न हम लोग डिस्कस करते हैं। जब रुपी जो है हमारा वो डेप्रिशिएट कर रहा है, रुपये की वैल्यू नीचे जा रही है, तो आरबीआई डॉलर्स इसलिए मार्केट के अंदर सेंड करेगा, क्योंकि आप लोग समझो एक चीज़ को कि जो डॉलर्स होते हैं वो डिमांड और सप्लाई पे काम करते हैं, डिमांड और सप्लाई पे काम करते हैं। अब अगर डॉलर की जो है डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा कि वो डॉलर जो होगा वो महंगा हो जाएगा। तो उसको सस्ता बनाने के लिए आरबीआई क्या करेगा कि इसकी डॉलर की जो सप्लाई होगा उसको इंक्रीज़ कर देगा, ताकि डिमांड और सप्लाई बराबर हो सके, या फिर सप्लाई थोड़ी ज़्यादा हो सके, ताकि जो रुपये की वैल्यू है वो नीचे आ जाए और
डॉलर जो है हमारा सस्ता हो जाए। तो ये एक टेक्निक होती है जो आरबीआई यूज़ करता है, तो ये स्टेटमेंट इसीलिए हमारा सही है। थर्ड हमारे पास में है, फिर इंटरेस्ट रेट इन यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर फॉल दैट इज़ लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। अब ऐसा क्यों होगा? जब इंटरेस्ट रेट यूएस और यूरोपियन यूनियन के अंदर डिक्रीज़ होगी तो वहाँ के जो लोग होंगे उनको सस्ता लोन मिलेगा। अब सस्ता लोन मिलेगा तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इंडिया काफ़ी सही जगह है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब इंडिया के अंदर जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेन पीपल जो हैं, अगर इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया के अंदर अगर ये इन्वेस्ट करते हैं तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे डॉलर आएगा इंडिया के अंदर। अब डॉलर यहाँ पे आएगा तो क्या होगा? तो आरबीआई जो है वो ज़्यादा डॉलर खरीदेगा, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये सही है। तो सेकंड और थर्ड करेक्ट है, बाकी फर्स्ट इनकरेक्ट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, और अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं हर एक का रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच, बाय बाय।